नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 2 में प्रश्न संग्रह 1.2 का बेसिक पार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 1.2 का बेसिक पार्ट। क्या दिया गया है देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है आओ जाने, मतलब हमको यहाँ पे क्या क्या पता चलने वाला है। 9वीं कक्षा की गणित भाग 1 के समुच्चय इस प्रकरण में हमने संघ समुच्चय और प्रतिच्छेदन समुच्चय का अध्ययन किया है, ये हमने अभी पढ़ा। इनका उपयोग करके रेखाखंड, किरण तथा रेखा का वर्णन बिंदु समुच्चय के रूप में करेंगे। तो कहने का क्या मतलब है, हम लोगों ने संघ समुच्चय पढ़ा और प्रतिच्छेदन समुच्चय पढ़ा, इसका उपयोग जो है हम लोग रेखाखंड, किरण और रेखा का वर्णन करने के लिए करेंगे। तो आप लोगों को पता है कि प्रतिच्छेदन समुच्चय क्या होता है। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे एक समुच्चय लिखा हुआ है ए, तो इसके अंदर 1 2 3 है, और यहाँ पे बी हो गया, इसके अंदर ये हो गया 2 और 3 हो गया। सब ये समझ लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हमको ए प्रतिच्छेदन बी ये निकालना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो कॉमन रहेगा, जैसे यहाँ पे 2 3 कॉमन है तो ये 2 3 आ जाएगा, और यहाँ पे ए संग बी रहेगा तो इसके अंदर क्या आ जाएगा 1 2 3, मतलब जो कॉमन रहेगा वो भी आएगा, जो कॉमन नहीं रहेगा वो भी आएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि प्रतिच्छेदन में सिर्फ जो कॉमन आता है वो होता है, और जो यूनियन होता है, जो संघ होता है, उसमें जो कॉमन रहता है वो भी आता है, और जो कॉमन नहीं रहता है वो भी आता है। यहाँ पे सबसे पहले रेखाखंड का देखते हैं। तो यहाँ पे रेखाखंड में क्या दिया गया, देखो यहाँ पे एक सीधी सी रेखाखंड बनाई गई है ए और बी। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, बिंदु ए, बिंदु बी तथा इन दो बिंदुओं के मध्य स्थित समस्त बिंदुओं का संघ समुच्चय ही रेखाखंड ए बी होता है। मतलब इसके अंदर जितने भी संघ होंगे, मतलब ये पूरा ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसमें जितना भी रहेगा वो सबका संघ समुच्चय ही रेखाखंड ए बी होगा। रेखाखंड ए बी को संक्षेप में रेख ए बी भी लिखते हैं। रेख ए बी अर्थात रेख बी ए, मतलब ये जो दोनों जो है, ये जो पॉइंट है, पॉइंट ए और यहाँ पे पॉइंट बी, ये जो बिंदु बी और ए है, ये क्या है, इसकी आरंभ बिंदु है। इसको कहीं से भी आरंभ कर सकते हैं, कहीं से भी बोल सकते हैं इसको। बिंदु ए तथा बिंदु बी रेख ए बी का अंत बिंदु है। रेखाखंड के अंत बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखाखंड की लंबाई कहते हैं। मतलब यहाँ पे ए से लेकर के बी के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या कहेंगे, रेखाखंड की लंबाई कहते हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है लंबाई ऑफ ए बी, मतलब ए बी की लंबाई बराबर डिस्टेंस ऑफ ए बी। यहाँ पे ए बी की लंबाई क्या हो जाएगी, डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालेंगे, यही आएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है लेंथ ऑफ ए बी 5 है, इसे हम ए बी बराबर 5 ऐसा भी लिखते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है दूसरे में किरण। यहाँ पे देखोगे किरण में ये क्या है, ये आरंभ का पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये एंडिंग पॉइंट है। ये जहाँ पे ये तीर खत्म होता है वो एंडिंग पॉइंट है, और ये जो पॉइंट लगा हुआ है ए वाला, ये आरंभ बिंदु है। यहाँ पे माना ए तथा बी दो भिन्न बिंदु हैं। रेख ए बी पर के सभी बिंदु ए बी पी, ऐसे समस्त बिंदु पी का संघ समुच्चय ही किरण ए बी है। यहाँ पे देखोगे ए है, बी है, पी है, और ये जो है ये किरण बन रहा है। यहाँ पे देखोगे एक तीर का निशान है। यहाँ बिंदु ए को किरण का आरंभ बिंदु कहते हैं। ये जो ए है ये क्या है, ये आरंभ बिंदु है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, तीसरे में दिया गया है रेखा या लाइन ए बी। यहाँ पे क्या दिया गया है, किरण ए बी का बिंदु समुच्चय तथा उसकी विपरीत किरण का बिंदु समुच्चय मिलकर जो संघ समुच्चय बनता है वही रेखा ए बी का बिंदु समुच्चय होता है। रेख ए बी का बिंदु समुच्चय रेखा ए बी के बिंदु समुच्चय का उप समुच्चय है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन बनाते हैं। तो लाइन में देखोगे ना, ये दोनों तरफ तीर बनता है। लाइन में क्या होता है, रेखा में क्या होता है, दोनों तरफ तीर बनता है। तो यहाँ पे ये हो गया ए और बी, इसके बीच का जितना भी रहेगा वो सब बिंदु समुच्चय का उप समुच्चय होगा। अब यहाँ पे चौथे में क्या दिया गया, सर्वांगसम रेखाखंड। तो आप लोगों को पता है ये रेखाखंड ए बी है और रेखाखंड सी डी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे ये दोनों बराबर है ना, जब ये दोनों बराबर रहेंगे तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सर्वांगसम लिख सकते हैं। यदि दिए गए दो रेखाखंडों की लंबाई समान हो तो
वे रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं। यहाँ पे लिखा है यदि AB की लंबाई बराबर CD की लंबाई तो रेख AB सर्वांगसम रेख CD हम लोग लिख सकते हैं। पांचवें में क्या दिया गया है, रेखाखंडों की सर्वांगसमता का गुणधर्म। पहले वाले में क्या दिया गया, परावर्तकता। इसमें क्या बोला गया, रेख AB सर्वांगसम AB। जैसे हमारे पास एक रेख है AB, A और B, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं AB बराबर AB। दूसरे में क्या दिया गया, सममिति। यहाँ पे क्या बोला गया, रेख AB सर्वांगसम CD तो रेख CD सर्वांगसम AB। जैसे यहाँ पे AB है और यहाँ पे ये मान लो ये वाला हो गया CD, ये दोनों की लंबाई अगर बराबर है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि रेख AB सर्वांगसम CD और रेख CD सर्वांगसम रेख AB। तीसरे में क्या दिया गया, संक्रमकता। यदि रेख AB सर्वांगसम CD है, ये हमने बना लिया। अब क्या बोला, रेख CD सर्वांगसम EF है। यहाँ पे एक और बनाओ, ये यहाँ पे इस तरीके से बनेगा EF, CD सर्वांगसम EF हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं रेख AB सर्वांगसम EF। देखोगे यहाँ पे रेख AB सर्वांगसम CD है और CD सर्वांगसम EF है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, रेख AB सर्वांगसम EF ये लिखा जा सकता है। कैसे आएगा, देखो यहाँ पे जैसे सपोज करो कि ये 5 सेंटीमीटर है, हाँ, तो यहाँ पे ये CD भी 5 सेंटीमीटर है, तभी तो सर्वांगसम होगा। जब ये CD 5 है और यहाँ पे ये सर्वांगसम बोला गया, मतलब ये भी 5 होगा, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं AB सर्वांगसम EF। छठवें में क्या दिया गया, रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो यहाँ पे देखोगे एक रेखाखंड बना है AB और उसका मध्य बिंदु दिया गया है M। तो मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है, AM जो है MB के बराबर होगा। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, यदि AMB एक रेखा में है, मतलब ये मध्य बिंदु में है, तथा रेख AM सर्वांगसम MB है, रेख AM और MB सर्वांगसम है, तो बिंदु M को रेख AB का मध्य बिंदु कहते हैं। प्रत्येक रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। जैसे एक कोई रेखाखंड हो गया, उसका मध्य बिंदु कोई एक ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें 2 या 3 मध्य बिंदु होंगे, नहीं, एक रेखाखंड का एक ही मध्य बिंदु होगा। सातवें में क्या दिया गया, रेखाखंडों की तुलना। रेखाखंडों की तुलना का मतलब क्या हो गया, जैसे यहाँ पे AB दिया गया है, यहाँ पे CD दिया गया है, इसमें से बड़ा कौन सा है, यहाँ पे AB से बड़ा है C और D। तो ये जो है बड़ा छोटा बताना है, इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, तुलना करना। रेख AB की लंबाई रेख CD से कम हो, अर्थात यदि AB की लंबाई छोटी है CD की लंबाई से, तो रेख AB छोटा हो जाता है रेख CD से, या रेख CD बड़ा हो जाता है रेख AB, ऐसा लिखते हैं। रेखाखंडों का क्रम संबंध उनकी लंबाई पर आधारित होता है। आठवें में क्या दिया गया है, रेखाखंडों की या किरणों की लंबता। लंबता का मतलब क्या हो गया, जहां पे ये 90 अंश का कोण बनता है उसी को लंबता कहते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 2 रेखाखंड, 2 किरण या एक किरण तथा एक रेखाखंड को समाविष्ट करने वाली रेखा परस्पर लंब हो, तो हम कह सकते हैं कि दोनों रेखाखंड वे 2 किरण अथवा एक किरण और एक रेखाखंड परस्पर लंब है। तो लंब का चिन्ह क्या होता है, लंब का चिन्ह कुछ इस तरीके से होता है। आकृति में रेख AB लंब है CD के, देखोगे AB जो है लंब है CD के। अगर यहाँ पे हम इसको उल्टा करते हैं तो ये भी वैसे ही बनेगा ना। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया CD और ये लिख दिया AB, और यहाँ पे भी वही आएगा। और यहाँ पे रेख AB लंब है CD पर। 90 में क्या दिया गया, बिंदु की रेखा से दूरी। जो यहाँ पे बिंदु C है और यहाँ पे रेखा AB है, इसके बीच की दूरी कितनी हो। यदि रेख CD लंब है रेखा AB पर तथा बिंदु D या रेखा AB पर हो, तो रेख CD की लंबाई बिंदु C की रेखा AB से दूरी कहलाती है। तो देखोगे ये जो CD बना है ये AB पर है, जो D बिंदु है ये किस पे है, AB पर है। तो ये जो CD की लंबाई है वही क्या हो जाएगी, बिंदु C और रेखा AB से दूरी कहलाती है। बिंदु D को लंब CD का लंब पाद कहते हैं। यदि CD की लंबाई A है तो बिंदु C रेखा AB से A दूरी पर है, ऐसा कहते हैं। इसकी जो भी लंबाई होगी, जैसे CD की जो भी लंबाई होगी, ये 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, जो भी ये होगी वही इसकी क्या हो जाएगी,
ए बी से बिंदु सी की दूरी हो जाएगी। तो दोस्तों आज हमारे यहाँ पे बेसिक पार्ट कंप्लीट हुआ। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग 1.2 करने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 1.2 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।